आज है 16 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंदर हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, अमर उजाला, हिंदुस्तान, महत्वपूर्ण घटनाओं को इन अखबारों से देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दुनिया में पहली बार हुई बुलबुल की जीनोम सीक्वेंसिंग। बुलबुल का आनुवंशिकी अध्ययन भोपाल आईफर के वैज्ञानिकों ने किया। तो ये कारनामा किसने किया है? भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसे बोलते हैं आईफर, के वैज्ञानिकों ने किया है। लाल पेट वाली बुलबुल के जीनोम सीक्वेंसेस पर यह दुनिया का पहला अध्ययन बताया जा रहा है। पक्षी के आक्रामक व्यवहार के पीछे के आनुवंशिक कारणों को समझने में यह जीनोम अनुक्रम उपयोगी साबित हुआ है। यह अध्ययन बुलबुल की प्रजातियों के बीच आनुवंशिक भिन्नता और संबंध को समझने में मददगार होगा। इस पक्षी के संरक्षण में भी उपयोगी होगा। आईफर के बायोलॉजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर विनीत के शर्मा और शोधार्थी मार्टिन अब्राहम, पुथुमाना मनोहर एफ बिष्ट व मिताली सिंह ने मिलकर इस जीनोम अनुक्रम पर काम किया है। प्रोफेसर ने बताया कि पहली बार बुलबुल के माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और मार्कर जीन का अनुक्रमण किया गया है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में 37 जीन होते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे आक्रामक पक्षी है बुलबुल। पहले नंबर पर है आपका यूरोपियन स्टर्लिंग, दूसरे नंबर पर सामान्य मैना यानी एक्रियोडोथेरेस टिट्रिस को रखा गया है। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नई जीन थेरेपी न्यूरो डिजेनरेटिव रोग के उपचार के लिए आफाकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की है जो एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS के उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह एक घातक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जिसे लंबे समय से लाइलाज माना जाता रहा है। शोध का निष्कर्ष नेचर न्यूरोसाइंस में प्रकाशित किया गया है। अगला आर्टिकल, जयशंकर ने की भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन में वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने के लिए दूतावास और वाणिज्य दूतावासों की प्रतिबद्धता और प्रयासों की सराहना की। महावाणिज्य दूत सम्मेलन में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, वाशिंगटन DC स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख नामख्या खम्पा के साथ साथ अटलांटा, बोस्टन, शिकागो, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। एक दिन पहले जयशंकर ने महासचिव गुटेरस से मुलाकात की थी। उसके साथ भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीफ, उप अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल भी मौजूद थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है आपका, ठीक है, जो कि आपका अमेरिका में संपन्न हुआ है। अगला जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में कमर्शियल टावर को मिला अभिनेता शाहरुख खान का नाम। इस कमर्शियल टावर के 2029 तक पूरे होने की उम्मीद। प्रवेश द्वार पर खास अंदाज में शाहरुख खान की लगेगी प्रतिमा। तो दुबई में एक व्यवसायिक इमारत को शाहरुख खान का नाम जो है दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। सीधा प्रश्न बन जाएगा कि अभिनेता शाहरुख खान के नाम का टावर जो है कहाँ पर जो है बनने जा रहा है, तो आपका जवाब होगा दुबई में। अगला जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन टर्नफ को बनाया जा सकता है एप्पल का नया CEO। अगले वर्ष अपने पद से हटने की तैयारी में CEO टिम कुक, कंपनी ने उनका उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो आप लोग जानते ही हैं, जो आपकी एप्पल कंपनी है जो कि आईफोन बनाती है, तो प्रेजेंट टाइम में उनके CEO जो हैं वो टिम कुक हैं, ठीक है। तो इन्होंने अगले वर्ष से जो है हटने की बात कही है। तो उसको देखते हुए कंपनी ने नए जो है उत्तराधिकारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। उसमें सबसे टॉप पर चल रहे हैं जॉन टर्नफ, इनको बनाया जा सकता है। अगला आर्टिकल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। WTO सुधारों का नेतृत्व करने के लिए तैयार भारत।
तो प्रेजेंट टाइम में FII की जो है साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर WTO की महानिदेशक न्योगोजी ओकोंजो-इवेला जो है आई हुई थी। उन्होंने जो है बात कही है कि भारत को वैश्विक संगठन की सुधार प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अलग से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और WTO प्रमुख न्योजी ओकोंजो-इवेला की जो है द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ठीक है, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO के सुधारों को आगे बढ़ाने में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर हम लोग बात करें तो FEZ में राहत के उपायों पर भी विचार चल रहा है। पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी FEZ में उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ राहत उपायों को लागू करने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र में ब्रॉन्डिक्स टेक्सटाइल इकाइयों का दौरा करते हुए गोयल ने कहा कि इस तरह के आयात प्रतिस्थापन भी होगा, और क्योंकि यह अन्य देशों से भारत आने वाले कई सामानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों से द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र DTA को आपूर्ति की तुलना में बेहतर लाभ भी मिलता है। ठीक है, WTO प्रमुख के साथ बैठक में गोयल ने अगले वर्ष मार्च में कैमरून में होने वाले 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन और सुधारों सहित विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इस बहुपक्षीय संगठन का निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय हैं जो वैश्विक व्यापार से संबंधित मामलों से जो है निपटाते हैं। इसके अलावा कनाडा के साथ FTA वार्ता शुरू करने पर फिर से विचार हो रहा है। आप लोग जानते ही हैं कनाडा और भारत के बीच जो FTA वार्ता है ये 2023 से बंद चल रही है। ठीक है, तो इस पर फिर से विचार किया जा रहा है कि कनाडा के साथ जो है ये वार्ता शुरू की जाए। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ 51 देशों में हो रहे हैं कार्यक्रम। अब तक 5 देशों में हो चुका है कार्यक्रम। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगे मुख्य कार्यक्रम। ब्रह्मा सरोवर पर रंगोली से तैयार गीता जयंती महोत्सव 2025 व उसका लोगो उसे निहारते जो है यहाँ पर श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने शनिवार को ब्रह्म सरोवर के तट पर सरफ और शिल्प मेले का शुभारंभ कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने परंपरा अनुसार दीप शिखा प्रज्वलित की और श्रीमद् भगवद गीता की प्रति पर पुष्प अर्पित किए। ठीक है, साथ में मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा अगर बात करें तो 51 देशों में ये जयंती का जो है आयोजन किया जा रहा है और 5 देशों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं, फिजी, जापान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और डेनमार्क में। अगला आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 45वें जमनालाल बजाज फाउंडेशन के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। 45वें जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार के विजेताओं को मुंबई में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन शख्सियतों को प्रदान किया जाता है जिनके प्रभावशाली कार्यों में गांधीवादी आदर्शों और जन कल्याण के मूल सिद्धांत की साफ झलक जो है दिखाई देती है। इसके तहत 4 अलग अलग वर्गों में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी व 20 लाख का इनाम दिया जाता है। विजेताओं को मुख्य अतिथि स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, जमनालाल बजाज फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष शेखर बजाज, ट्रस्टी एवं अध्यक्ष डॉक्टर RA माफेलकर ने सम्मानित किया है। पहला अवार्ड जो गया है रचनात्मक कार्य हेतु गुजरात के हसमुख बाबूभाई पटेल को दिया गया है। आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के उपयोग हेतु तमिलनाडु के PM मुरुगेसन को ये सम्मान से नवाजा गया है। आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं कल्याण हेतु पुरस्कार पद्म विभूषण जानकी देवी बजाज की स्मृति में महाराष्ट्र की त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है। ये हैं त्रिवेणी आचार्य जी। इसके अलावा देश के गांधीवादी मूल्यों को प्रोत्साहित करने में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रूस की फेकाचेवा ल्यूडमिला लेओनिदोवोना को प्रदान किया गया है। आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनको जो है ये पुरस्कार मिला है। 2 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। अगला आर्टिकल, फ्रांस में हवाई अभ्यास में भाग लेंगे वायुसेना के सुखोई 30 MKI।
तो आप लोगों को पता है कि भारत और फ्रांस के बीच में हवाई अभ्यास जो होता है उसका नाम है गरुड़। ठीक है, तो गरुड़ 2025 जो है यह अभ्यास मोंट डे मार्सन में आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। ठीक है, तो इसमें जो है भारतीय वायुसेना जो है भाग लेने के लिए पहुंच गई है। इसका आयोजन जो है 16 से 27 नवंबर तक होगा। अगला आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हमारे रक्षा मंत्री जो है इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और उन्होंने जो है एक बात कही है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेचने पर समझौता जल्दी होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अब जो है इसकी मांग जो है दुनिया भर में उठती नजर आ रही है। तो इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही जो है इंडोनेशिया को भारत जो है ब्रह्मोस बेचेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये जो है प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में जो है बन रही है। अगला आर्टिकल है मोदी और रामफोसा की द्विपक्षीय बैठक के लिए व्यापक एजेंडा तैयार। तो आप लोगों को पता है कि 22 से 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग में जो है G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसके बाइकआउट की जो है यानी बहिष्कार की घोषणा की है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है ये अपनी महत्व रखता है G20 सम्मेलन। तो इसके इतर जो है सिरिल रामफोसा, ठीक है, जो कि जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, इनके बीच और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है अलग से जो है यानी इस G20 के अलावा अलग से इनके बीच जो है द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए जो है एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अगला आर्टिकल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद में कल होगी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और उसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद यानी NZC की बैठक और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक जो है इसमें भाग लेने की इनकी संभावना। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर हुई है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक? तो ये फरीदाबाद में हुई है। ठीक है, यानी होने जा रही है। अगला आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 5 दिसंबर को भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। दुनिया की जो है इस पर निगाहें जो है टिकी हुई हैं। मोदी और पुतिन की बैठक तय होगा जो है कारोबार के विस्तार का एजेंडा। मॉस्को जा रहे हैं जयशंकर, पुतिन के दौरे की तैयारियों का करेंगे विमर्श। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को मॉस्को में होंगे। आधिकारिक रूप से वह शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे और ये जो है 5 दिसंबर को जो है भारत पहुंचेंगे इसके लिए। ठीक है, यह दिसंबर 2021 के बाद पहली भारत यात्रा होगी। रूस यूक्रेन संघर्षों के बाद ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत और रूस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार क्षेत्रों में कई समझौते हो सकते हैं। ठीक है, मोदी पुतिन की बैठक में Su-57 युद्धक विमानों की आपूर्ति 70% तक तकनीकी हस्तांतरण के साथ में F-400 मिसाइल प्रणाली की अतिरिक्त 5 यूनिट की खरीद पर भी चर्चा होगी। ठीक है, इसके अलावा F-500 प्रणाली के संयुक्त उत्पादन, परमाणु ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में निवेश, कृषि, व्यापार, कनेक्टिविटी परियोजना जैसे पूर्वी समुद्री गलियारे व्लादिवोस्तोक से चेन्नई को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना होगा। रूसी तेल का जो है भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और प्रेजेंट टाइम में $59 अरब का भारत का व्यापार घाटा है। भारत और रूस के बीच गंभीर व्यापार असंतुलन है। भारत का व्यापार घाटा $59 अरब का है क्योंकि 90% आयात ईंधन पर ही आधारित है। दोनों देश अब तेल से आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और रूस ने 2030 तक $100 अरब व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए विविधता पर जोर देने की बात भी की थी। भारत को रूस में अपना फार्मा उद्योग के लिए अपार संभावनाएं दिख रही हैं। अगला आर्टिकल सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने वाला नया बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित। व्यापार मेले के रक्षा मंडप में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है केंद्र इंडिविजुअल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी IPS और आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट।
सेना के लिए विकसित इस उन्नत सुरक्षा कवच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और ये लेवल 6 बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 के 7.62 मिलीमीटर हार्ड स्टील कोर बुलेट से सुरक्षा देने में सक्षम है। जैकेट और हेलमेट में लगे सेंसर और लोकेशन ट्रैकर सैनिकों की सुरक्षा स्थिति को लगातार जो है मॉनिटर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत मंडप में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के रक्षा मंडप में लेवल 6 बुलेट प्रूफ जैकेट को प्रस्तुत करते पूर्व ब्रिगेडियर श्याम मोहन मुरारी। ठीक है, ये आपका जैकेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला आर्टिकल जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन हुआ राजधानी में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण। दिल्ली में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रक्रिया अब जो है ऑनलाइन कर दी गई है। अगला आर्टिकल, संतान सुख से वंचित हैं तो हो सकती है जेनेटिक फ्यूज की समस्या। तो जेनेटिक फ्यूज जो आपका टर्म है ये चर्चा में आ गया है। ICMR के शोध में सामने आया निष्कर्ष गर्भधारण के लिए अहम है जेनेटिक फ्यूज या भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित करके गर्भधारण करने में मदद करता है। संतान सुख से वंचित आप लोग जानते हैं कई सारे परिवार हैं जो परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसका उपाय जो है ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने जो है निकाल लिया है और इस समस्या के समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता इन्होंने हासिल की है। गर्भधारण की शुरुआत कैसे होती है? वैज्ञानिकों ने एक जेनेटिक फ्यूज खोजा है जो भ्रूण को गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित होने की अनुमति देता है। इसके बाद गर्भधारण की प्रक्रिया पूरी होती है। इस खोज से उम्मीद है कि IVF जैसे आधुनिक गर्भधारण तकनीक की सफलता दर को कई गुना बेहतर किया जा सकता है। गर्भधारण की शुरुआत के लिए भ्रूण को सबसे पहले मां के गर्भ की दीवार से जोड़ना और उसमें जड़ जमाना जरूरी है, लेकिन ऐसा कैसे होता है इस पर रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल सेल डेथ डिस्कवरी में प्रकाशित हुआ है, जिसमें इस मूलभूत जैविक फ्यूज पर नई रोशनी डाली गई है जो भ्रूण के प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं जेनेटिक फ्यूज? ICMR NIRRCH के विज्ञानी डॉक्टर दीपक मोदी ने बताया कि दो जीन HOXA10 और TWIST2 गर्भाशय की दीवार पर उचित समय आने पर खुले और बंद छोटे द्वार पर जो है का काम करते हैं। गर्भाशय की आंतरिक परत एक किले की दीवार की तरह होती है ताकि किसी भी चीज को अंदर प्रवेश करने से रोका जा सके। अध्ययन की मुख्य लेखक नैन्सी अफारी ने बताया कि भ्रूण के प्रत्यारोपण की सफलता के लिए ये जरूरी है कि इस दीवार को एक छोटे से द्वार के जरिए कुछ समय के लिए खोला जाए। जीन HOX10 दीवार को बंद रखता है और सुरक्षा करता है। IISc बेंगलुरु के डॉक्टर मोहित जोली ने बताया कि जब भ्रूण गर्भाशय की अंदरूनी परत के संपर्क में आता है तो उस स्थान पर HOX10 अस्थायी तौर पर बंद हो जाता है। इसके बंद होने से एक अन्य जीन TWIST2 सक्रिय हो जाता है। बढ़ाई जा सकती है IVF से गर्भधारण की सफलता दर। तो अगर ये चीज़ जो है पूरी तरीके से ये जो नॉलेज है यूज की जाएगी तो IVF की दर जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सक्सेस रेशियो। तो इसी के साथ आज का डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।